साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश शहर शहर खबर खबर में। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई स्तर पर रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। एक और जहां हारी हुई 14 सीटों सहित सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारक भेजे गए हैं, वहीं अब यूपी से 500 अल्प विस्तारक दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में मोर्चा संभालेंगे। पीएम मोदी 27 जून को भोपाल में इन अल्पकालिक विस्तारकों को बूथ मजबूत करने का मंत्र देंगे। प्रदेश के 5 क्षेत्रों के विस्तारकों को बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया। वहीं भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 27 जून को भोपाल से अभियान की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें, जो बीजेपी है वो लगातार 2024 को लेकर अपनी तैयारियां मजबूत कर रही है। वहीं लगातार वो हर जिले में अपने जो विस्तारक है उन्हें भेजने का काम कर रही है। वहीं इस कड़ी में अब भोपाल में जो बीजेपी है उन्होंने अपने विस्तारक भेजे हैं। वहीं इसको लेकर अब पूरी तैयारी हो चुकी है और बैठकें भी की जा रही हैं। तो आपको बता दें, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत ये जो विस्तारक है वो भेजे जा रहे हैं। वहीं अब भोपाल में विस्तारकों को भेजने की तैयारी हुई है। आपको बता दें, प्रदेश के 5 क्षेत्रों के विस्तारकों को बुधवार को प्रदेश में भेजा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, लगातार जो बीजेपी है वो अपने विस्तारकों को जिले में हर जिले में भेज रही है, क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की? जी बिल्कुल ईसा, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तो उन्हें विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि इस चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी अगर जीत हासिल करती है तो निश्चित तौर से इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के बाद विस्तारकों का कार्य शुरू होगा। देश भर के अंदर में 500 से अधिक विस्तारकों को उतारने की तैयारी है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी तमाम चीज़ों को लेकर और जानकारी साझा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जहां देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपना महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। विभिन्न उसके अंतर्गत अभियानों से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए ईसा, तो उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी उन सीटों पर विस्तारकों को लाकर और जो मौका स्थिति पे पार्टी का जो अस्तित्व है उसको कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ साझा करते हुए विस्तारक नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रभारी और साथ ही साथ स्टाफ प्रचारक के बाद अब विस्तारक को मैदान में लाकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती है। जी, तो विभांशु, अब मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत एमपी में भी जो पीएम मोदी है वो 27 जून को अभियान शुरू करने जा रहे हैं, उसके लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मेरा बूथ मेरा अभियान का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं देश भर के हर एक कोने में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 27 जून से इस अभियान की शुरुआत भोपाल से की जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान के बाद से देश भर के अलग अलग कोने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मेरा बूथ मेरा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम करेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जहां अभी उत्तर प्रदेश के अलावा जहां भी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को कहीं ना कहीं बखूबी बखान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मिस कॉल मारकर सदस्य बनाने की अभियान भी जल्द ही शुरू की जाएगी बीजेपी की तरफ से। तो विभांशु, क्या कुछ कितने फायदे मिल सकते हैं 2024 के चुनावों में इस अभियान से बीजेपी को?
जी, बिल्कुल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो विस्तारकों की भूमिका काफ़ी अहम होगी, जी। क्योंकि ग्राउंड पे जिस तरह की स्थिति होगी, चाहे प्रत्याशियों की हो, चाहे पार्टी के जो तमाम नीति हैं उनकी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर विस्तारक कहीं न कहीं जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय है, जी। वहाँ पर इस बात की रिपोर्टिंग देंगे और रिपोर्टिंग के आधार पर कहीं न कहीं बीजेपी अपने तरफ से कदम उठाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले विस्तारक की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रभारियों के हाथ में कहीं न कहीं देखें तो सर्वे होता है और किन प्रत्याशियों को टिकट देना होता है, उनकी रेस पता करनी होती है, कौन अव्वल है ये पता करनी होती है। तो जी। कहीं न कहीं विस्तारक को लाकर जमीन पर कहाँ बीजेपी कमजोर है और जिन सीटों पर बीजेपी हारी है उसको कैसे पाले में किया जाए, इसकी पूरी जानकारी विस्तारक देंगे। जी। अब आपको बताएं कि मेरा बूथ मेरा अभियान के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जी। कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद दिवांशु। तो आपको बता दें, मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो बीजेपी है वो अपना अभियान शुरू करने जा रही है। वहीं अब इस अभियान को लेकर पीएम मोदी भी जो हैं वो आएंगे और संबोधित करेंगे लोगों को। आपको बता दें, एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। वहीं लगातार 2024 को लेकर ताबड़तोड़ तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। वहीं विपक्षी एकता को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। इस बीच पटना में होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। विपक्षी एकता दलों की बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं शामिल होंगे। जयंत ने इसके पीछे कारण पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम को बताया है। जयंत ने सीएम नीतीश को इस बैठक की सफलता के लिए अपने संदेश के जरिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं जयंत के बैठक में शामिल नहीं होने की खबर फैलते ही अखिलेश साथ चल रही खटपट पर भी चर्चा तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरएलडी से अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो अनुपम, क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से जो ये बैठक है इसमें जो जयंत चौधरी है वो अब शामिल नहीं हो रहे हैं? ईशा, देखिए, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उनके अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं और ये दुर्भाग्य है कि उस समय वो तिथि दोनों आपस में इस तरीके से मिल गई हैं कि वो उस समय अपनी उपलब्धता वहां पे नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी जी ने एक अपना संदेश दिया है, पत्र लिख करके इस बात के लिए उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। तो इसका उनकी अनुपस्थिति का कोई और राजनीतिक निहितार्थ न निकाला जाए। ये संयोग है कि वो नहीं है इस समय। अगर वो भारतवर्ष में होते तो वो अवश्य उस कार्यक्रम में शिरकत करते। जी, तो अनुपम, राजनीतिक गलियारों में ये खबर गरमाई हुई है कि जो अखिलेश यादव हैं और जयंत चौधरी है उनके बीच खटपट की खबरें सामने आ रही है। क्या कुछ सच्चाई है इस खबर में? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सब अपनी अपनी तरीके से हर बात का अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है और ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों का गठबंधन बिल्कुल उसी तरीके से राजनीतिक अलायंस इंटैक्ट है और कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि दोनों पार्टियों में से किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी ने या किसी ने ऐसी कोई बात कही हो या ऐसा कोई किसी का वक्तव्य आया हो या कोई ऐसा जेस्चर देखने को मिला हो। तो ये राजनीति में लोग अपनी अपनी, चूंकि लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई मजबूत विपक्ष का ऐसा अलायंस खड़ा हो, इसलिए जो अलायंस बनते हैं उसके बारे में भी जनमानस में भ्रांतियां फैलाना, ये सत्तारूढ़ दल का एक अपना तरीका है कार्य करने का। वो अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। जी, तो अनुपम, आरएलडी की चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसे अन्य दलों की तैयारियां हैं वैसे ही आरएलडी की भी तैयारियां चल रही हैं। हम लोग जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता को जोड़ने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी कैसे हो, बेरोजगारी की जो दर इतनी अधिक बढ़ गई उसमें कैसे रोजगार का नया सृजन हो, इसलिए युवाओं को आंदोलित और जागृत भी किया जा रहा है। समाज में जो आपसी वैमनस्यता है उसको कम करने के लिए जो दूरियां आ गई हैं जातियों में, धर्म विशेष लोगों में, अलग अलग वर्ग में लोग विभाजित होते जा रहे हैं, क्षेत्रवाद की भावनाएं बढ़ रही हैं।
उन सबको एक में समाहित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक समरसता अभियान जी। चलाया जा तो रहा है। अनुपम, जो जयंत चौधरी हैं उनको किसानों का मसीहा माना जाता है, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी जिससे जो जयंत चौधरी है वो किसानों को एकजुट कर पाएंगे? नहीं, आरएलडी देखिए हमारे ऊपर वैसे भी ये पहली एक ऐसी पार्टी है जिसके संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी को विश्व में एक ही ऐसा राजनेता रहा जिनको कि किसानों का मसीहा कहा जाता है। जी। तो ये कोई सरकारी पत्र नहीं दिया गया हुआ है, ये एक जनमानस की आवाज है, क्योंकि हम हमेशा सदैव किसानों के संघर्ष में खड़े रहते हैं। और आरएलडी ने जब भी कभी किसान हो या नौजवान हो या महिलाएं हैं, सबने कंधे से कंधा लगाकर उनके संघर्ष में साथ दिया है। यही वजह है कि उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। रही बात किसान कैसे खड़े रहेंगे, तो किसान अब बहुत अपने आप में समझदार, उन्हें पता है कि उनके लिए जो नीतियां सरकार लाती है वो किस तरीके से उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी लिए नुकसानदेह है। तो किसान जागृत है अपने आप में, लेकिन जब भी कभी किसानों पर कोई भी ऐसी बात आएगी जो उनके हितों पे कुठाराघात कर रही होगी, तो राष्ट्रीय लोकदल सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। जी बिल्कुल अनुपम जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें, विपक्षी एकता को लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है लखनऊ में। वहीं अब इसको लेकर आम चर्चाएं भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, यूपी में तमाम लोगों की निगाह है इस पर। वहीं आपको बता दें, इस बीच जो जयंत चौधरी के बैठक में ना मिलने की खबर सामने है, उससे जो राजनीतिक गलियारे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से लेकर चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक शाही जुड़ चुके हैं। तो विवेक, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से जो जयंत चौधरी है वो विपक्ष की इस बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं? देखिए, अभी हम सबने अभी आरएलडी के टीम आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा को सुना, और इसके पहले जब हमने प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के हैं उनसे जब बातचीत की कि आखिर क्या वजह है कि आखिरकार एक दिन पहले जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक में न आने के लिए खेद जताया और कहा कि उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इस पर ये अभी तक चर्चाएं गर्म रही हैं कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल की खटपट चल रही है, आम चुनाव से पहले वो गठबंधन तोड़ के कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, या फिर अंदर अंदर ये भी बात चल रही थी कि राजभर को ये जिम्मेदारी मिली है कि जयंत चौधरी को सपा के पाले से निकाल के जो है वो एनडीए में शामिल कराए जाने की बात चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से पत्र लिखा गया है जयंत चौधरी के द्वारा नीतीश कुमार के, उन्होंने साफ कहा है कि अपने पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से इस बैठक में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन विपक्षी एकता के लिए एक संदेश उन्होंने एक पत्र में लिखा है, शुभकामनाएं दी हैं और तमाम तरह की जो अटकलें अब इस पत्र के माध्यम से चलने लगी है कि अब जयंत चौधरी खुद जो है इस बैठक से हटने लगे हैं, क्योंकि अगर निर्धारित कार्यक्रम पहले था तो इसकी जानकारी उनको पहले दी जानी चाहिए थी। अब जिस तरीके से लगातार समय आने लगा है, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने लगा है, उसके पहले अब सियासी समीकरण जो है वो बनने और बिगड़ने लगे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष को एक मंच पे बुलाने की कवायद नीतीश कुमार ने की, जिससे तारीफ होनी चाहिए उनकी, वहीं अगर देखा जाता है कि सपा गठबंधन में उत्तर प्रदेश में रालोद शामिल है, राजस्थान में उसके साथ गठबंधन कांग्रेस का है, तो उसके दो गठबंधन के दल तो जा रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी खुद इसमें नहीं जा रहे हैं। हो सकता है पार्टी का कोई और बड़ा पदाधिकारी जयंत चौधरी की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इसमें सम्मिलित हो, लेकिन जयंत चौधरी का नहीं जाना कहीं ना कहीं एक संदेश साफ हो जाता है कि अभी भी रालोद किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष में जा सकती है, आम चुनाव में अपना एक अलग स्टैंड भी रख सकती है। जी, तो जैसा कि आपने विवेक कहा कि जो रालोद है कहीं ना कहीं वो अब लोकसभा चुनाव में खुद से अकेले आने की, चुनावों में खुद से खड़े होने का सोच रही है। वही क्या जो विपक्ष का गठबंधन है उससे उसका विश्वास हट गया है, जिसकी वजह से अब वो अलग से जो लोकसभा चुनाव है उसमें खड़े होने की सोच रही है? देखिए, अगर आरएलडी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उसको इससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आरएलडी या तो विपक्षी एकता के साथ बनी रहेगी या फिर कांग्रेस को लेकर एक अलग धड़ के रूप में काम करेगी, क्योंकि आने वाले समय में 4 बड़े प्रदेशों में विधानसभा चुनाव भी है और राजस्थान में आरएलडी का एक विधायक है जो मंत्री है, राजस्थान में रालोद और कांग्रेस का गठबंधन बना हुआ है।
भीतर का ये भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जैन जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई मुहर लगना अभी बाकी है। कोई स्पष्ट ये संदेश नहीं है कि आरएलडी किधर अभी मूव करेगी। लेकिन जिस तरीके से बात चल रही है कि जयंत चौधरी नहीं जा रहे हैं इस विपक्षी एकता में, तो कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा सकते हैं इस विपक्षी एकता पे कि जहां 5 जून को बैठक होने वाली थी वो किन्हीं कारणों से स्थगित हुई। उसके बाद 23 जून की तारीख रखी गई। अब 23 जून को सपा का गठबंधन दल रालोद जो है इस बैठक में शामिल नहीं होने वाला। तो एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से। अब देखना है कि सियासी समीकरण किस तरीके से बैठते हैं और राजनीतिक पंडित इस रालोद के इस मूव को किस प्रकार से अपने अपने समीकरणों में फिट करते हैं। तो विवेक, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अखिलेश और जो जयंत चौधरी है उनकी खटपट की भी खबरें सामने आ रही, तो क्या ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे? देखिए, जहां अगर बात कही जाए तो ऐसा कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा। हालांकि खटपट देखी गई थी निकाय चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम तरीके से निकाय चुनाव में लड़े हुए थे। वहीं रालोद के लिए कोई भी सीट छोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। अखिलेश यादव ने खुद ही कहा था कि ये लोकल बॉडीज का चुनाव है और हर कार्यकर्ता सपा का लड़ना चाहता है, हम किसी कार्यकर्ता को मना नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है किस प्रकार से पश्चिम में रालोद ने खुद ही ये चुनाव लड़ा था और कुछ एक बड़ी सीटें थी जिसपे सपा ने दबाव के चलते रालोद के लिए वो छोड़ दी थी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने तमाम समर्थन किया था रालोद का, कई जगह जनसभाएं भी की थी रालोद के पक्ष में। उसके बाद दिखा गया था कि थोड़ी सी अनबन रालोद और समाजवादी पार्टी में बनती हुई देखी जा सकती है। उसके बाद कांग्रेस ने रालोद से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन कोई स्पष्ट जयंत चौधरी की तरफ से बयान नहीं आया और बाद में अखिलेश यादव ने भी इस अनबन की बात को नकारते हुए कहा कि रालोद और सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव तक एकदम अटूट है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव मिशन 80 की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं, सपा के साथ रालोद का गठबंधन अभी भी बना हुआ है। और बात की जाए तो जयंत चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश होगा रालोद की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो मांग होगी सीटों को लेकर उस पर रालोद अपना हक जताते हुए देखी जा सकती है और हो सकता है कि मथुरा से लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी भी लड़े। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विवेक। तो आपको बता दें, जयंत चौधरी ने जो ये बैठक है इसमें अब सम्मिलित होने से मना कर दिया है। वहीं अब इसको लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। तो आपको बता दें, बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं अब इसको लेकर जो आप है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बिजली कटौती से लगातार यूपी में जो लोग हैं वो बदहवास दिख रहे हैं, लोग परेशान दिख रहे हैं बिजली कटौती के चलते। तो आपको बता दें, अब इसको लेकर जो आप है वो आज विरोध प्रदर्शन भी करेगी। यूपी के कई जिलों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बिजली कटौती के खिलाफ आज प्रदर्शन भी करेगी। आज दोपहर 1:30 बजे शक्ति भवन पर प्रदर्शन होगा। बता दें कि बिजली कटौती, गर्मी में लोगों की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। आपके कार्यकर्ता शक्ति भवन पर आज प्रदर्शन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, आज जो आप है आम आदमी पार्टी वो बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन करेगी, क्या कुछ वजह रही इस प्रदर्शन के लिए? जी बता दें ईशा आपको कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 22 जून यानी आज वो पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आज जन व्यापक प्रदर्शन जो है बिजली कटौती को लेकर करने जा रहे हैं। वहीं साथ ही जो गर्मी के वजह, जो भीषण गर्मी की वजह से बताया जा रहा है कि तमाम जो प्रदेश के जो क्षेत्रों में मौतें हुई है उसे लेकर वो विरोध प्रदर्शन आज करेंगे। वही उन्होंने साफ तौर पर यह कहना है
उनका है कि योगी सरकार जो है वो ना ही ढंग से बिजली दे पा रही है, ना भीषण गर्मी में जनता को सुविधाएं दे पा रही है। उसको लेकर वो तमाम जो है बीजेपी सरकार पे, केंद्र सरकार, भाई राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। उनका कहना है कि राज्य सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश को चला नहीं पा रही है। वही उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहना है कि चौथी पांच प्रधानमंत्री जो है वो देश को नहीं चला पा रहे हैं और इसलिए वो हर क्षेत्र में उनका नुकसान हो रहा है और इतने लोगों की जान जा रही है। बता दें आपको ईसा की जो बलिया में मौत हुई उसको लेकर वो तमाम मुद्दा बना है। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि बनारस में जो 104 लोगों की मौत हो गई है उसे लेकर कहीं ना कहीं वो मुद्दा बना रहे हैं और उसे लेकर आज पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आज ये जन व्यापक जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बिजली में तमाम ऐसे जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है। हमारे प्रदेश में जो है 37,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि सिर्फ मात्र 4,000 मेगावाट बिजली जो है उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। वो बिजली कर्मचारियों पर भी सवाल उठाया। उनका ये भी कहना है कि बिजली कर्मचारी भी बहुत कमी है और इसलिए कहीं ना कहीं जो प्रदेश में 10-12 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और इसे लेकर वो प्रदेश भर में आज आम आदमी पार्टी के जो ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, आप पार्टी की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन होना है उसमें कौन कौन लोग मौजूद हो सकते हैं? जी बता दें आपको ईसा की जो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में के जो है शक्ति भवन पे आज विरोध प्रदर्शन जन व्यापक जो है विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और इसमें जो राज्यसभा के सांसद संजय सिंह होंगे वो होंगे और तमाम उनके जो कार्यकर्ता और तमाम जो उनके नेता जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और आज 1:30 बजे आज शक्ति भवन पे आज विरोध प्रदर्शन जो है बिजली प्रदर्शन को लेकर है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम लोगों की मौत हुई है बीजेपी सरकार मुआवजे में उनके एक सदस्य को एक नौकरी दे और इस मुआवजे की मांग करने के लिए भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो आम आदमी पार्टी है लगातार जो है राज्य सरकार पे निशाना साध रही है और उन पे तमाम जो हर एक क्षेत्र के जो मुआवजे है उस पर भी सवाल खड़ा कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो योगी सरकार है ना बिजली दे पा रही है, ना इस भीषण गर्मी में कोई सुविधाएं दी है, तो इसलिए जो मौतें हुई है उस पर मुआवजे के तौर पे हर एक सदस्य के एक नौकरी दी जाए। तो इस वर्ष से जो आम आदमी पार्टी है वो मांग कर रही है। जी तो सुहानी, जो ये विरोध प्रदर्शन कर रही है आप पार्टी, इसको लेकर जो विपक्ष है उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी साहब आपको बता दें कि जो बीजेपी सरकार है वो साफ तौर पे हमने जनता से भी बात करने की कोशिश की। उनका ये भी कहना है कि योगी सरकार जो है हर मुद्दे पे बैठकें करते हैं, जो परेशानियां है उससे आने से पहले वो बैठक करते हैं, उस पर निवारण भी करते हैं, लेकिन बीच में आखिर जो अधिकारी है वो इस काम को क्यों नहीं अंजाम देते हैं। तो इस साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो योगी सरकार है वो जो अपनी जनता से जाके संवाद कर रही है, भीषण गर्मी में भी उनकी तमाम सुविधाएं भी दे रही है, लेकिन जो सीधे जनता के पास नहीं पहुँच पा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इस पर बीजेपी सरकार को बैठकें करना चाहिए और इस पर निरीक्षण भी करना चाहिए कि आखिर जनता के पास जो सुविधाएं सरकार से मिल रही है आखिर वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों आखिर बीच में रुक जा रही है। अब वही आपको बता दें ईशा की अभी हाल में ही योगी सरकार ने जो मौतें हुई है बलिया में और जो बनारस में बताया जा रहा है, तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कई बयान दिए। उनका साफ तौर पर भी कहना है कि जो मौतें हो रही है वो गर्मी में और भी अन्य बीमारियों से हो सकता है और चाहे 60, 70, 80 के जो एज के हैं वो अपनी बीमारियों से मर, ना कि गर्मी भीषण गर्मी की वजह से मौत हो रही है। वही बलिया में आपको बता दें कि लखनऊ के जो स्वास्थ्य जो केंद्र थी उसके भी कई जो डॉक्टर है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और पे इलाज चल रहा है। तो जो राज्य सरकार है पूरी तरह से अपनी सुविधाएं जो है लगातार जो आम जनता को दे रही है। स्वास्थ्य में बात करें लोहिया में भी ईशा हमने बात किया, वहाँ भी तमाम सुविधाएं जो है वो मरीजों को लगातार जो राज्य सरकार दे रही है और स्वास्थ्य केंद्र से भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो विपक्ष है अपनी पूरी तरह से सुविधाएं आम जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन आखिर उन जनता के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? इस मुद्दे पर योगी सरकार को मंथन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। जी तो जैसा कि सुहानी आपने कहा कि जो सरकार है उसकी तरफ से सुविधाएं पूरी दी जा रही हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके पास ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही। क्या कुछ वजह है इसके बीच?
जी ईशा, आपको बता दें कि ये जो है तमाम ऐसे जो क्षेत्रों में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ अपने जनता के लिए हमेशा बीच में बने रहते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा था कोविड समय से ही अपने जनता के बीच में बने रहे और लगातार जो भी कारण होता है उस पर वो जाके खुद सब जनता से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और निस्तारण करते हैं। लेकिन वही बताया जा रहा है कि जो उनके अधिकारी है कहीं ना कहीं बीच में जो वो उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं और इससे लेकर जो योगी सरकार है तमाम बैठकें भी किए हैं। लेकिन बात करें भीषण गर्मी की, तो इसमें तमाम जो सुविधाएं जो है योगी सरकार तरफ से मिल रही है, लेकिन जो विपक्ष है उनका तो काम ही है कि योगी सरकार और जो है केंद्र सरकार पर घेरना। तो इस तरह का तमाम जो विपक्ष है वो इस बार बीजेपी सरकार को 2024 के चुनाव आने से पहले उन पे जो निशाना साध रही है, उन पे सवाल कर रही है कि आखिर 9 साल में जो बीजेपी सरकार क्या काम की है। और तमाम जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी को ले ले या बसपा को ले ले, तो इस तरह से जो वो है वो रिपोर्ट कार्ड मांग रही है कि आखिर 9 साल में कितना बीजेपी सरकार काम किया है। लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनका भी ये भी कहना है कि बढ़ावा मिला है और आगे भी मिल सकता है। और इस पर योगी सरकार जो है लगातार अभी जो हमारे प्रदेश को और देश को जो केंद्र सरकार राज्य सरकार बढ़ाने में जुटी हुई है। जी ईशा। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सुहानी। तो आपको बता दें आज शक्ति भवन पर जो आम आदमी पार्टी है वो विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। वही इस विरोध प्रदर्शन का कारण बिजली कटौती है। आपको बता दें जिले में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिसको लेकर जो आम आदमी है वो परेशान है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।